हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम। आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर आ गए हैं। लास्ट सेट है फिजिक्स का, सेट नंबर 5 परख का, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पीछे आप लोगों ने देखा है 4 मॉडल सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आपका हमारे चैनल पर बहुत ही बहुत स्वागत है। अभी तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, बस थोड़े दिनों की और मेहनत की ज़रूरत है, फिर बस आपका नंबर अच्छा आएगा और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थोड़ा दिन मेहनत कर लीजिए, उसका लाभ आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा सर्टिफिकेट आपके साथ रहेगा। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जा रहा है। आप हमारे चैनल पर जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं और अभी तक हमने जो पीछे 4 सेट को सॉल्व कर लिया है, मतलब 100 क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया है। आज ये 5वां हम लोग करेंगे तो 125 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स वर्ल्ड साइंस में प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल से शुरुआत हो रहा है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी जा रही है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आपने पढ़ा है बच्चों, Q बराबर NE, प्लस माइनस यहाँ रहता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस फार्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें नंबर पूछा गया, N बराबर हो जाएगा Q बटा E। Q का वैल्यू 1 कूलम है, E का वैल्यू है 1.6, 10 का पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 बट्टा 1.6, 10 का पावर माइनस 19 से हो जाएगा प्लस 19, क्योंकि पावर ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.258, 10 टू द पावर 18। एक पावर घट जाएगा, हो जाएगा 6.258, 10 टू द पावर 18। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बार बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बच्चों, उसको आप ध्यान दीजिएगा, वो फाइनल में भी रिपीट होगा। जब यहाँ मॉडल सेट में रिपीट हो रहा है तो फाइनल में रिपीट होने की बहुत संभावना है। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों को सीरीज में ऐड किया गया। सीरीज में आप जानते हैं 1/C बराबर 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C, 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 क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है। जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3/C। लेकिन यहाँ C डैश निकालना है तो C डैश हो जाएगा बच्चों C/3। ऑप्शन नंबर C सही है दूसरा का। तीसरा, एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया गया पॉजिटिवली, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर क्या होगा? एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो मतलब खाली, जैसे फुटबॉल होता है या बॉल होता है, प्लास्टिक का बॉल जो छोटे बच्चे खेलते हैं, वो ऊपर से कड़ा रहता है, बीच में हवा रहती है, खाली होता है। तो उसी तरह का हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब मेटल्स का होगा, उसको चार्ज किया गया पॉजिटिवली चार्ज, तो पोटेंशियल का वैल्यू उसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल का वैल्यू उसके अंदर क्या होगा? 0, 0 तो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है। पॉजिटिव धनात्मक होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि स्फेरिकल का जो शेप तो फिक्स नहीं है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, तो वो हो जाएगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक जैसा होता तो हम लोग क्या बोलते बच्चों? उसको यूनिफॉर्म बोलते। ठीक है, आगे बढ़िए जल्दी से, फटाक से हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम कम लगे और आप अच्छे से बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाएं। चौथा नंबर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से, चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? जब फ्लक्स किसी मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल से जुड़ा होता है और फ्लक्स चेंज होता है जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, तब उसको कहते क्या हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही घटना है ईएमआई, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी सेट में आ चुका था, इसको हम लोग डिस्कस किए थे आपके सामने। एनर्जी
डिसिपेटेड एनर्जी को जो क्षय हो रहा है वो सर्किट में कितना होता है, किस सर्किट में होता है, एल में, सी में, आर में या सभी में। तो सिर्फ और सिर्फ आर में रजिस्टर्स जिसमें लगे होते हैं उसी में एनर्जी का डिसिपेशन क्षय होता है। छठा नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पांचवा छठा सारे के सारे रिपीट हुए हैं। छठा भी रिपीट हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1/√/ε0 म्यू नॉट, देख रहे हैं। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह का है उसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एक्सरे का। 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इंफ्रारेड, ये बी ऑप्शन 2 बार लिख दिया है, यहाँ पर ये वाला होगा एक्सरे। बी हो चाहे सी हो आप उसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उससे आप समझ जाइए, आंसर आपको देखना है। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, अरे ये विचलन कोण किस पर निर्भर करता है, विचलन कोण तो किसी पर निर्भर नहीं करता है। विचलन कोण क्या होता है, एक प्रिज्म हम लोग लेते हैं, प्रिज्म से यहाँ पर इंसिडेंस रे ये हो गई, ये यहाँ देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, लेकिन ये डेविएशन इसमें ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब इसको पीछे बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ जो एंगल बनता है यही डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस पर निर्भर करता है, पूछ रहा तो किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, नन होगा आंसर 8 का डी। 9 नंबर में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर से नाभिक का आकार पूछा गया, कभी परमाणु का आकार पूछा जाता है, कभी नाभिक का आकार पूछा जाता है, बस यही तो दो ही चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा होगा, नाभिक का आकार में होगा 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12। देखिए 10⁻14 से 10⁻⁻12। किसका बारे में हो रहा है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के अनुसार साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 तक। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया, हमारे घरों में जो करंट आ रही है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 60 नहीं, गलत है, 50, हाँ 50 हर्ट्ज यही सही है, 40 गलत, 30 गलत। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डायमेंशन निकालना है तो इसको तो रट के नहीं जानना, फार्मूला याद रखिए और फटाक से डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए। क्या फार्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। अब हमको एल का निकालना, यही सेल्फ इंडक्शन है, तो एल को एक साइड रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई इंटू डी टी बटा में डी आई। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, फोर्स बटा चार्ज, टाइम तो समझिए डायमेंशन टी लिख देते हैं, करंट का डायमेंशन ए होता है एम्पियर, फोर्स का होता है एम एल t-2, चार्ज का ए टी होता है, यहाँ से टी होता है तो टी से टी तो कैंसल आउट हो जाएगा, ए इधर आ गया, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, एम का एम, टी से टी का डायमेंशन कैंसल आउट, ए ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ए, तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एल t-2 a-1 बटा में ए, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा एम एल t-2 a-2, ये फाइनल डायमेंशन है, एम एल टू t-2 a-2, 11 का ए, देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, VBI है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम आपको बताए थे, जो जासूस लोग ऐसे करके देखते थे, ऐसे ऐसे एक बड़ा सा गोल सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो वो कैसा इमेज बनाता है पहले भी डिस्कस कर लिए हम लोग। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल सेट को जो आप कर रहे हैं इसका PDF आपके पास होगा,
उसमें आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ आंसर्स गलत हैं। जैसे यही एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका जो आंसर दिया वो गलत है। सही आंसर क्या होगा, वो हमेशा इमेजिनरी में बनाता है और इरेक्ट सीधा बनाता है, जबकि इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है इस पीडीएफ में रियल एंड इन्वर्टेड गलत है। जो कि कैसा बनाएगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट, काल्पनिक बनाएगा और बड़ा बनाएगा। क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देखेंगे तो अगर हमको बड़ा नहीं दिखाएगा तो हम क्या फ़ायदा हो उसको देखने का। 13, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आया। कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंट्स। सेकेंडरी वेवलेंट्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ते हैं। किसने दिया था, फ्रेजनल ने दिया था, क्योंकि फ्रेजनल का ही था, हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हाइगन का ही वेव ऑप्टिक्स दिया हुआ है, उन्हीं के द्वारा सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है, इस्टेब्लिश किया है, बहुत सारे रिलेशंस फार्मूला डिराइव किया है, बहुत ज़्यादा योगदान है। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा हाइगन। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट 36 वोल्ट। छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देख के नहीं घबराना, पहले ही आपको हम बताएं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पर भरोसा किए हैं, पूरा उसका बेनिफिट मिलेगा। न्यूमेरिकल एकदम आसान जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पहले आप फॉर्मूला लिखिए, लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर v, यही फार्मूला था। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा 1 निकालेंगे, h बटा रूट अंडर v कितना है, पहला 25 है। इसी तरह लैम्डा 2 निकालेंगे, h बटा रूट अंडर 36 है। तो लैम्डा 1 बराबर h बटा 5, लैम्डा 2 बराबर h बटा 6। अब आपको करना है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो h बटा 5 डिवाइडेड बाय h बटा 6। अब देखिए क्या होगा, h बटा 5 गुने 6 बटा h, h से h कैंसिल हो गया, तो बचा 6/5, 6/5 ये आ रहा है 6/5, 14 का डी होना चाहिए आंसर। लैम्डा 1 25, लैम्डा 2 हम लोग निकाल लिए हैं 36, रूट अंडर सॉल्व कर दिए हैं, तो हाँ 6/5 सॉल्व कर दिए, काटते गए, आ गया आंसर। 15 नंबर, द फोटो करंट जनरेटेड इन द ऑर्डर ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, डुअल नेचर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। डुअल नेचर, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इससे ये क्वेश्चन आया है। इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है, किस ऑर्डर में बनता है, तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे ऑर्डर में बनता है, 10 टू द पावर -3। और आप जानते हैं 10 टू द पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। और इससे भी छोटा छोटा कहीं बनता है, 10 टू द पावर -4 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा करंट होता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जिनकी थ्योरी अच्छी से कंप्लीट होगी, जो बच्चे थ्योरी अच्छा से पढ़े होंगे, वो तुरंत जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, एकदम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा गया। आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, 13.6। ईवी लिखा हुआ है। अब देखिए इस ईवी से भी बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। ईवी का फुल फॉर्म पहले क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, भी से होता है वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मापते हैं, तो किसको मापते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। बहुत ही छोटा यूनिट है, क्यों, क्योंकि 1 ईवी में होता है, ये भी क्वेश्चन आया है, 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार। देखिए एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है इतना जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, साइज ऑफ एन ऑफ एटम। देखिए कभी न्यूक्लियस के बारे में पूछता है, कभी एटम के बारे में पूछता है। अभी इसके पहले सेट हम लोगों ने जो देखा था, सेट नंबर 4, उसमें आया था ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वो
आकार पूछ रहा था, आकृति का क्या ऑर्डर है, क्या उसका रेंज होगा। अभी किसका पूछ दिया, परमाणु का। तो आप तो जानते हैं सेंटर पे किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें रहते हैं दो पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड कौन, प्रोटॉन, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ये जो बाहर मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो पूरा हो गया, पूरा सिस्टम, ये कहलाएगा आपका एटम। और बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो कभी क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, कभी पूछता है एटम का रेडियस कितना होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है परमाणु का आकार कितना होता है। न्यूक्लियस का नहीं पूछ रहा है, एटम का पूछ रहा है। एटम का आप लोगों को पता है 10 का पावर -10। अगर यही पूछेगा न्यूक्लियस का 10 का पावर -15 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 10 का पावर -10 बड़ा है कि 10 का पावर -15 बड़ा है, देख लीजिए। न्यूक्लियस, यहाँ पर क्वेश्चन है न्यूक्लियस का 10 का पावर -15 के ऑर्डर में होगा। पूरे एटम का पूछेगा 10 का पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होगा। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पर 15 बड़ा नहीं है, यहाँ 10 बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अगर केवल माइनस साइन नहीं रहता तो 15 बड़ा होता, 10 छोटा होता। 18 नंबर क्वेश्चन में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव एटम बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, तो उसका एटॉमिक मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एटॉमिक मास वही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, परिवर्तित अपरिवर्तित होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है? पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, इस कारण से उसमें एक होल्स की संख्या बढ़ते जाती है। ट्राइवैलेंट वैलेंसी ऑफ 3, 19 का ये सही होगा। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेमीकंडक्टर? निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर है? तो सिलिकॉन तो है भैया, जर्मेनियम भी है, गैलियम आर्सेनाइड भी है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो तीनों जब सही है तो लास्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी सही हैं। 21, हाँ ये क्वेश्चन बहुत दिनों से हम खोज रहे थे। ये क्वेश्चन भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी भी सेट में अभी तक नहीं आया था। ये आज लास्ट सेट में, 5वें सेट में हमारे सामने आया है, और इसका कंसेप्ट आपको हम समझा देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तरह का क्वेश्चन, इससे एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, दोनों आप कर लीजिए, दोनों में से एक आ सकता है। क्या बोलता है देखिए, इसको समझिए। दो पैरेलल वायर्स हैं, एक है और एक दूसरा है, फिर यहाँ पैरेलल है, यहाँ भी दूसरा। दो कंडीशन है इसका, दोनों आप समझ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन यहाँ एक ही से पूछा गया है, आप दोनों कंडीशन समझ लीजिए, कोई भी आएगा बना दीजिएगा। दोनों वायर्स में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, I1 I2, आप एरो से समझ सकते हैं कि जो करंट का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर हो रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, I1 ऊपर I2 नीचे, ठीक है। तब क्वेश्चन ये यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तब वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करता है तब वे दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही उल्टा होता है कब, जब दोनों वायर्स में करंट एक दूसरे के अपोजिट पास करते हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, रिपेल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ दिया है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर यही क्वेश्चन दे देता, यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर देगा अपोजिट,
तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जब आप MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही ध्यान से सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज करता है तो आंसर उसका चेंज हो जाता है। 22 नंबर फिर से एक डायमेंशन पूछा गया, किसका? तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन पूछा गया। मैग्नेटिक मूवमेंट को बच्चों M से डिनोट करते हैं और M का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। डायमेंशन पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। अब बोलिए इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? ये आपको इजी तभी लगेगा जब आपको फार्मूला दिमाग में रहेगा। इसीलिए फार्मूला सीट आप ज़रूर देख कर जाइएगा। पूरा चैप्टर आपका एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला सीट देखने से ही, क्योंकि देख रहे हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बताइए करंट का जो डायमेंशन होता है हम लोग एम्पियर लेते हैं और एरिया का डायमेंशन हम लोग L2 लेते हैं, तो बन गया डायमेंशन मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब ज़रा ऑप्शन में खोजिए कहाँ मिलता है। M0 L2 A1 मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया। आगे हमको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों पढ़ेंगे जब हमको आंसर मिल ही गया। 23 नंबर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 1/R2 डॉट 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 ये चलते रहता है इस तरह से। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 1 बटा में है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका रिजल्ट को यहाँ पर MCQ बनाकर पूछ दिया। हम लोग जब इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इक्वेटोरियल, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 0। रिजल्ट 0 हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है दोनों। एक प्लस चार्ज का रिजल्ट आता है, एक माइनस का आता है, दोनों का आंसर इक्वल अपोजिट होता है। तो जब हम लोग फाइनली सम करते हैं तो सम करने पर रिजल्ट हमारे सामने आता है 0। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर आ गया क्वेश्चन। दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनको डिस्टेंस रखा गया R पर, फोर्स लग रहा है F। अगर चार्ज को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए। चार्ज को आधा, डिस्टेंस को दुगना। जल्दी से बनाते हैं इसको। जो बोल रहा है पहले लिखते जाइए। पहले तो आप फोर्स का फार्मूला लिख दीजिए, सिंपल Q1 Q2 बाई R²। ये हो गया पहला। अब चार्ज को कर दिया गया आधा, Q1 बटा 2 Q2 बटा में 2 बटा, और क्या कर दिया जाए? उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, 2R का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। करना क्या है? ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटा में 4 और यहाँ 4R²। 4R²। अब ये 4 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 R², 4 और 4 गुना हो जाएगा 16। ये हो गया F1, ये निकल गया F2। इक्वेशन 1 आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब आप तुलना करके देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कितना गुना हो जा रहा है? F/16। 1/16 गुना, या बोलेंगे 16वां भाग हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने आज फिर सेट 5 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपके सामने अब 125 MCQ क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप इनको अच्छे से तैयारी करके जाइए। 100% इसमें क्वेश्चन भिड़ने की संभावना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और याद रखिएगा, फिजिक्स के एग्ज़ाम के तो 2 दिन पहले आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, सारा टॉपिक समझाएंगे, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। तो आप जुड़े रहिएगा, चैनल पर लगातार विजिट कीजिएगा। अभी और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।